फ्रेंड्स, ये वीडियो LIC एडीओ इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। इस वीडियो में LIC एडीओ इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं वो सारे मैंने ले लिए हैं, और जो जो बहुत सारी चीज़ों पे जिन पे फोकस आपको करना चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में अभी वन बाय वन करके बताता चलूँगा। अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा था वो ये था कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन से पॉइंट इम्पॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, इंटरव्यू के लिए पॉइंट नंबर 5 दैट इज़ कि इंश्योरेंस नॉलेज एंड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, योर सिटी इन्फॉर्मेशन, योर फैमिली इन्फॉर्मेशन बहुत ही मस्ट है। ये इन्फॉर्मेशन तो आपको गैदर ही करके अपने पास रखनी है। और जो छठवां पॉइंट अभी तक हमने पढ़ा था ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बहुत ही ज़्यादा मस्ट है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। अगर सामने इंटरव्यूवर्स आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको ऑनेस्टली उसका रिप्लाई करना, और अगर इन केस आपको वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप सिंपली जो है सॉरी सर कह के आप जो है उसको मना कर दीजिए कि हमें नहीं आता। चूँकि अगर झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे, चूँकि जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, उनसे झूठ बोलने का आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। चूँकि रिस्क लेंगे तो आप कहीं ना कहीं पकड़ जाएंगे और फिर उससे आपके मार्क्स पे असर सीधे दिख जाएगा। इस वजह से ऑनेस्ट रहना है। जो भी इंफॉर्मेशन दीजिए, जो भी बताइए वो फैक्ट के साथ, जो एक्चुअली में आपके साथ हुआ हो सिर्फ वही चीज़ आपको बतानी है। इस वीडियो में आगे अभी हम इंट्रोडक्शन का पार्ट सीखेंगे। इंट्रोडक्शन जो है इस अपने LIC एडीओ इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से आगे कवर करेंगे अभी इसी वीडियो में। और क्वेश्चन पॉइंट नंबर जो 9 है वो है कि इंटरव्यू आपका बाइलिंगुअल चलेगा। तो जिन लोगों को भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है मेरी तरह, तो उनको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो बाइलिंगुअल चलेगा। आप एक तो इंग्लिश में भी कुछ जो है टूटा फूटा जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे आप भी बोल सकते हैं, तो वो, और एक तो आपका रीजनल लैंग्वेज में, जहाँ भी आपका LIC का ऑफिस है तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में भी आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो इसमें किसी भी तरीके की परेशानी की बात नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज में, ऐसा नहीं। जितने भी पब्लिक सेक्टर के इंटरव्यू होते हैं वो बाइलिंगुअली चलते हैं। तो एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको जो है जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा उस दिन की हेडलाइंस, किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर की हेडलाइंस आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रख के इस पॉइंट को आप अपने पेपर पे लिख लीजिएगा। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन की जो है न्यूज़ आपको रिकॉल होनी चाहिए। वो पूछ सकते हैं कि आज की जो है किसी भी नेशनल न्यूज़पेपर की 2 हेडलाइंस हमें बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। आप इंटरव्यू हॉल में जाने से पहले फ़ोन आपके पास रहेगा, आप सिंपली जो है न्यूज़ देख लीजिए। अगर वो पूछते हैं इन केस तो आपको मेमोराइज़ रहेगा, आप डायरेक्टली वहाँ पे बता सकते हैं। अभी तक ये जो मेरा LIC एडीओ का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पहले से प्रिपेयर कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। जितने भी लोग इंटरव्यू देने जाएंगे उसमें से 10 में से 5 लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप मतलब LIC एडीओ एक ऐसी जॉब है ना, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका अगर समझने की कोशिश करने तो हिंदी में इसका मतलब होता अस्थाई अप्रेंटिस का। तो ये जॉब जो है बैंक PO से काफ़ी नीचे लेवल की है। तो अभी फ़िलहाल अप्रेंटिस पीरियड में काफ़ी नीचे के लेवल पे है। लेकिन जब कंफर्म डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाएंगे आप, तब तो एज अ PO जो है आप जितना लेवल PO का होता वही लेवल डेवलपमेंट ऑफिसर का होता है। लेकिन फिर फ़िलहाल अभी के सिनेरियो को अगर देखें तो अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर काफ़ी नीचे लेवल पे होता है। प्योरली मार्केटिंग बेस्ड है, प्योरली सेल्स बेस्ड है, वर्क प्रोफाइल भी PO के उतनी जो है स्टैंडर्ड की नहीं है। तो उन सारी बातों को ध्यान में रख के इसमें इसका लेवल जो है ना तो मेंस में और ना ही इंटरव्यू में बहुत हाई नहीं होता। आप लोगों ने मेंस का दे लिया है एग्ज़ाम, अब जिन लोगों ने IBPS PO मेंस या किसी भी बैंक के एग्ज़ाम दिए हैं उनसे पूछिए कि उस LIC एडीओ के पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लेवल में
और एक्चुअली में जो बैंक पीओ के मेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके लेवल में कितना ज़्यादा डिफरेंस था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने खुद देख ली है, इसमें मुझे कुछ बहुत बताने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो जॉब की प्रोफाइल में डिफरेंस है ना, इसका लेवल आपको इंटरव्यू पे भी दिखेगा। इसमें कोई बहुत टेक्निकलिटी के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को जज करेंगे कि क्या आपके अंदर मार्केटिंग मतलब करने का इंटरेस्ट है कि नहीं, या फिर इंटरेस्ट नहीं भी है तो क्या आपको मार्केटिंग की तरफ मैनिपुलेट किया जा सकता है कि नहीं। इस तरीके की जो 2-3 बातें हैं ना, वहाँ के जो मार्केटिंग मैनेजर होंगे, सीनियर जो है डिविज़नल मैनेजर होंगे मार्केटिंग के, वो सारे लोग बैठ के आप लोगों में से बस यही चीज़ें चेक किया करेंगे जब इंटरव्यू लेंगे। तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, अभी मैं आगे क्वेश्चंस दिखाऊंगा, कि उनसे मतलब उनको अगर क्लियरली आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस को, तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि इन क्वेश्चन से वो आपके मार्केटिंग के दायरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल बस वो यही जानना चाहते हैं कि आप मार्केटिंग किसी भी तरीके से कर पाएंगे कि नहीं। तो उसी लेवल के वो क्वेश्चन भी पूछते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकलिटी वाले कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा बेहद इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अदर देन LIC ADO आपने कितने और एग्ज़ाम दिए हैं या फिर कितने और रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, मतलब उनको ये क्रॉस चेक इनडायरेक्टली करना होता है कि सामने वाला कैंडिडेट जो है क्या वो अभी और एग्ज़ाम दे रहा है कि नहीं। मतलब चूँकि अगर कोई भी बंदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोगों को रिक्रूट कर रहा, वो यही तो चाहेगा जिसको रिक्रूट करें वो वहाँ पे परमानेंटली टिक जाए, कोई रिज़ाइन ना करे, यही तो उनका मेन मोटो है। तो वो क्रॉस चेक किया करते हैं कि सामने वाले ने अभी कितने एग्ज़ाम दिए हैं, अभी क्या इसके कोई भी रिज़ल्ट पेंडिंग में है, या फिर ये मतलब इसकी ऐसा तो थिंकिंग नहीं है कि ये इसका दूसरी जगह हो जाएगा तो ये चला जाएगा, स्विच कर देगा। तो बस इन सब बातों को वो आपसे इनडायरेक्टली निकलवाते रहते हैं। तो अगर वो जान जाएंगे आपका इंटेंशन कि आपका मार्केटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बस जो है यहाँ पे आए हैं और बस जितने दिन आपको मौका मिलेगा आप जो है जॉब करेंगे और उसके बाद रिज़ाइन कर देंगे, तो वो आपको इंटरव्यू में कम से कम मार्क्स देंगे। तो इनडायरेक्टली आपको क्या करना है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आप देखो 2-3 तरह के लोगों को वो टारगेट करते। एक जो जिनकी नीड बहुत ज़्यादा, नीडी एंड ग्रीडी, मतलब जो जिनकी नीड बहुत ज़्यादा है ना, मतलब जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं, अगर इनडायरेक्टली आप उस चीज़ को वहाँ एक्सप्रेस कर पाए, बता पाए किसी भी तरीके से, तो ऐसे लोगों को वो टारगेट करते हैं। और दूसरे वो जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, जिनकी एज 27 प्लस 28 प्लस हो चुकी है ना, उन लोगों को भी वो टारगेट इनडायरेक्टली करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है वो 30 साल के बाद तो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ अब बहुत कम बची हैं। तो इस वजह से ऐसे लोगों को वो बहुत ज़्यादा मतलब सर्च करते हैं इंटरव्यू में, कि जो बड़े हैं और जिनकी मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी वर्स्ट है कि उनको बस कैसे न कैसे करके एक जॉब चाहिए। तो ऐसे लोगों को वो जो है टारगेट करते हैं कि इनको हमको रिक्रूट करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है इनडायरेक्टली, कि एज का वो पूछेंगे बार बार। अभी आगे क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ, वो बार बार आपसे पूछेंगे कि आपकी अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम बची हैं, आपकी एज ज़्यादा हो गई है। तो इस तरीके के जैसे क्वेश्चन पूछें आप समझ जाइएगा कि वो चेक करना चाह रहे हैं कि आप जो है इसमें टिकेंगे कि नहीं। ठीक है, ये समझ लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 10 में से 8 लोगों से पूछे जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चंस। देखो पॉइंट नंबर 5, एक चीज़ आप याद रखना, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री है, जैसे कि आपने MBA कर लिया है, आप BTech होल्डर हैं, या फिर कोई PhD किया है, या फिर किसी ने MSc किया है, तो वो एक तरीके से देखा जाए वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट है मार्केटिंग की जॉब को करने के लिए। लेकिन चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई है कि हर कोई हर जगह जॉब करता है, इसमें किसी को छुपाने की बात नहीं है। इंटरव्यू में सिर्फ इन सब क्वेश्चंस को इसलिए पूछा जाता है ताकि वो आप
में ये चेक कर पाएँ कि क्या आप कहीं नर्वस तो नहीं हो रहे हैं अगर कोई ऑड क्वेश्चन पूछ ले। तो इसीलिए वो पूछते हैं, आपका एक पेशेंस लेवल चेक करते हैं, नर्वसनेस आप कितना नर्वस हो सकते हैं अगर कोई ऑड क्वेश्चन आपसे करे। तो इसलिए ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर किसी ने बीटेक किया है कंप्यूटर से या फिर किसी और फील्ड से, तो वो सिंपली पूछ सकते हैं कि आप इंजीनियर हैं और जो है आप जो है मार्केटिंग की जॉब के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा क्यों। तो अब इस चीज़ का जवाब और जो है इसका आंसर आप पेपर पे अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है पहले से ही फ्रेम कर लीजिएगा और वही चीज़ वहाँ पे बोल दीजिएगा। तो ये तो थे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चंस देखते हैं क्या हैं। देखो, जब आप इंटरव्यू हॉल में जाएंगे सबसे पहले जाएंगे तो आपका होगा डेटा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सबसे पहले जो भी आप फाइल लेके जाएंगे वो वेरीफाई किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसे डीवी बोलते हैं। और इस चीज़ का पीडीएफ आपको @Bankoreum टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक वेटिंग हॉल में बैठा दिया जाएगा। एक वेटिंग हॉल होगा छोटा सा, मतलब रूम टाइप से, और उसमें आप लोगों को बैठा दिया जाएगा जिसका इंटरव्यू होना है डीवी के बाद। उसके बाद वेटिंग हॉल में बैठा दिया जाएगा और वहाँ पे एक कोई कैंडिडेट होगा जो जब आपका टर्न आएगा तो आपको बुला के रूम तक ले जाएगा। ठीक है, तो अब जब आप रूम पे पहुँच जाएंगे, मतलब सपोज दैट आप रूम के बाहर बैठे और आपका नंबर आ गया, अंदर से आपको बुलाया गया, अब आपका टर्न है, तो दो बातें बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। एक, आपको डोर पे अगर डोर क्लोज़ है आपको डोर पे नॉक नहीं करना। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा ये बात कि डोर पे नॉक नहीं करना है आपको। दूसरी चीज़, अगर डोर क्लोज़ है या डोर जो है ओपन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको परमिशन लेना है रूम में एंट्री लेने से पहले। बगैर परमिशन के एंट्री नहीं करेंगे। बिल्कुल एकदम माइंड में ये 2 पॉइंट सेट कर लीजिएगा। ठीक। तीसरा पॉइंट, जब आप रूम में परमिशन लेने के बाद एंट्री कर लेंगे तो आपको जो है ग्रीटिंग करना, मतलब विश करना। जैसे मॉर्निंग में आपका इंटरव्यू रहेगा तो गुड मॉर्निंग सर मैम बोलेंगे, अगर आफ्टरनून में है तो गुड आफ्टरनून सर एंड मैम बोलेंगे। ये चीज़ आपको करना ही करना, ग्रीटिंग मस्ट है। ग्रीटिंग करने से आपका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। और जब आप ग्रीटिंग करने जाएंगे, मतलब रूम में आपने एंट्री ली, अब आप चेयर के पास आ जाएंगे। ठीक, रूम में एंट्री लेने के बाद चेयर के पास आ जाएंगे। चेयर के पास आने के बाद आपको ग्रीट करना है, लेकिन ग्रीट करने के बाद अब फिर से ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको चेयर पे बैठना नहीं है। डू नॉट सिट ऑन द चेयर बिफोर इंटरव्यूअर्स परमिशन। इस पॉइंट को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा। जब तक परमिशन ना मिले आपको बैठना नहीं। अगर आप यहाँ पे विश करने के बाद खड़े हैं और उधर से सामने से क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया तो आपको बैठना नहीं, आप खड़े खड़े उसका आंसर दीजिए। वो लोग खुद बोलेंगे कि आप जो है चेयर पे बैठ जाइए। जब इंटरव्यूअर्स आपको परमिशन देंगे तभी आप चेयर पे बैठेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। चेयर पे बैठने से पहले अब एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि चेयर जहाँ पे पड़ी होगी आपको चेयर को ड्रैग नहीं करना, चेयर को फ्लोर पे जो है खिसकाना नहीं है। जहाँ पे चेयर है चुपचाप आप साइलेंटली जाएंगे और प्रॉपरली एक जेंटलमैन की तरह आप वहाँ पे बैठ जाएंगे। चेयर पे बैठने का ये तरीका है कि आप जैसे टांगे ना अपने दोनों लेग्स को फैलाइएगा मत, एक प्रॉपर पोस्चर के साथ आप जो है प्रॉपरली बैठेंगे। और आपका जो बैक है, बैक साइड, वो चेयर के पीछे, जो बैक साइड है आपका वो चेयर के पीछे, सपोज दैट आप यहाँ पे बैठे हैं तो चेयर आपका बैक ऐसे इसमें सटा होना चाहिए इस पीछे वाले पोर्शन में, और आपके लेग्स ऐसे होने चाहिए सिंपली, और पैर आपके ऐसे। तो ये एक आपका प्रॉपर जो है स्टाइल है। इस तरीके से आपको बैठना है, पूरी तरीके से पीछे सपोर्ट लेके चेयर में बैठना है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि आधे से मत बैठ जाइएगा कि यहाँ पे बैठें पीछे खाली, उसका इम्पैक्ट
निगेटिव आता, गंदा आता है, उससे मार्क्स तुम्हारे आपके सॉरी थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक, अगला पॉइंट क्या, जब आप चेयर पे बैठ जाएंगे तो चेयर पे जब परमिशन मिल जाएगी आप बैठ जाएंगे तो उधर से पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि आप अपना इंट्रो दीजिए, मतलब टेल अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यही क्वेश्चन हो सकता है, या फिर अदर भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन 95% यही क्वेश्चन रहता है कि आप जो है अपने बारे में कुछ बताइए। तो जब अपने बारे में बताएंगे आप तो उसका जो तरीका है ना, सबसे पहले आप नेम बताएंगे, फिर प्लेस बताएंगे, फिर एजुकेशन बताएंगे, फिर अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो बताएंगे, और फिर हॉबीज़ बताएंगे। याद रखना, इस ऑर्डर को बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए, ऑर्डर यही रहेगा, ये ऑर्डर यही सही ऑर्डर है, इसको बिल्कुल एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। प्रॉपर इंट्रो देने का यही एक प्रॉपर तरीका होता है कि इसी ऑर्डर में आपको चीज़ों को बतानी है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, आप फिर प्लेस बताएंगे जहाँ के रहने वाले हैं, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे। एजुकेशन में आप 10th-12th का नहीं बताएंगे चलेगा, आप अपनी हायर एजुकेशन को बताइए, जो भी आपने अभी हाईएस्ट कंप्लीट की उसके बारे में वो बताइए। और उसके बाद अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो बताइए। अगर और हॉबी यार देखो, किसी में भी किसी के पास ये लग रहा हो बहुत लोगों को यार कि मैं हॉबी कौन सी बताऊं, तो हॉबी ऐसी गूगल से सर्च कर लीजिएगा जो आप बता सकें, और हॉबी ऐसी चुनिएगा कि जो मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव हो, क्योंकि LIC ADO में कम से कम 65% लोगों का जो इंटरव्यू है ना, इसी इंट्रोडक्शन वाले ही चैप्टर पे ओवर हो जाएगा, क्योंकि वो आपको बस चेक करना चाहते हैं, आपके अराउंड की इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को चेक करना चाहते हैं, बस दैट्स इट। इसके अलावा उनको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं, क्योंकि जो वहाँ का वर्क प्रोफाइल है वो बस इतना ही चाहते हैं कि सामने वाला टाकेटिव हो, बातचीत करने में इंटरेस्टेड हो, नए नए जो है लोगों से मिलना उसको पसंद हो, और उसका फ्रेंड सर्किल बड़ा हो। बस इस तरीके की बातें वो जो है इनडायरेक्टली चेक किया करेंगे। तो इसी में से जो है 65% लोगों का इंटरव्यू यहीं पे ओवर हो जाएगा। हॉबी कोई ऐसी सिलेक्ट कर लेना कि जिससे जो है इंटरव्यूवर्स का माइंड जो है अट्रैक्टिव हो, वहीं पे चला आए और आपका इंटरव्यू पूरा का पूरा वहीं पे कंप्लीट हो जाए। जैसे मैंने अपनी हॉबी राइटिंग चुनी थी, तो वो उनको इतना पसंद आई कि मेरा इंटरव्यू 4 से 5 मिनट 6 मिनट उसी पे चल गया था। तो मुझे ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करने पड़े, पूरा टाइम मैंने वहीं पे जो है उनका जो है वेस्ट करा दिया। वहीं पे वो क्वेश्चन पूछते रहे और मैं बताता रहा, और उसके बाद मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। ठीक, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अब इसके अंदर अगर आपका नाम का सबके नाम का कोई ना कोई मतलब होता है, तो अपने नाम का मतलब मतलब सर्च कर लीजिएगा, जो है आपके नाम का मतलब पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। आप जहाँ के रहने वाले हैं, प्लेस, या तो आप अर्बन एरिया के रहने वाले हैं, या तो आप रूरल। जब रूरल एरिया के आप रहने वाले हैं तो रूरल एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, जैसे कि क्रॉप सीजन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और फार्मर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, और जो है मतलब रूरल एक्टिविटीज़ जो पॉसिबल हो सकती हैं, लिटिल उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिएगा। एटलीस्ट क्रॉप सीजन के बारे में ज़रूर ले लीजिएगा कि क्रॉप सीजन कितने टाइप के इंडिया में होते हैं। और अर्बन अगर एरिया में रहते हैं तो आपको जो है आप सिंपली मतलब अर्बन रहें या रूरल रहें, जिनका बैकग्राउंड रूरल है वो तो रूरल के बारे में मतलब इन्फॉर्मेशन ले ही लेंगे। बाकी अपनी सिटी के बारे में, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में ये चेक कर लीजिएगा। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के नोटेबल पर्सन हैं, पॉलिटिकली इम्पैक्ट हो किसी का, या फिर और कोई नोटेबल पर्सन हो, राइटर्स हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, या फिर साइंटिस्ट हों, इस तरीके की अगर कोई नोटेबल पर्सनैलिटी है तो उसका नाम ज़रूर याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। या फिर अगर कोई नेचुरल प्लेस है जो मतलब इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपकी सिटी के बारे में आपको पता होने चाहिए, अगर रिसेंट में कुछ हुआ है तो वहाँ पे। तो ये इतनी चीज़ें आपको सर्च करनी गूगल से और एक पेपर पे तैयार कर लीजिएगा, यही यही क्वेश्चन, बस इतना ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। एजुकेशन के बारे में क्या पूछ सकते हैं कि एक तो देखो, आप जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, मतलब आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी उसके बारे में थोड़ा सा लिटिल सा नॉलेज, ओवरव्यू। जैसे कि कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो क्या करते हैं मैकेनिकल इंजीनियर, कोई एमबीए है तो एमबीए होल्डर्स क्या करते हैं कंपनीज़ में, कोई कॉमर्स है तो कॉमर्स ग्रेजुएट्स बेसिकली क्या करते हैं, बस इस तरीके का एक एकदम ओवर टॉप व्यू से जो क्वेश्चन निकल सकता, सिर्फ वो आपको, कुछ ऐसा नहीं कि बुके उठा के पढ़ना, ये सब कुछ नहीं करना। पॉइंट नंबर 2 जो है आपको ध्यान में रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ योर क्वालिफिकेशन विल हेल्प इन मार्केटिंग। याद रखना, पूछा ज़रूर जाएगा, इसके बारे में इसको फ्रेम कर लीजिएगा कि हाँ आपको क्या बताना है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो, अगर आपका गैप ज़्यादा है या कम भी है तो गैप के बारे में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि इतना गैप हो गया है, इसके बारे में आप जस्टिफाई कीजिए। तो गैप के बारे में देखो, आप ये सिंपली बता देना कि जैसे मतलब ऑनेस्टली जो एक आंसर निकल सकता है कि यही बता दीजिएगा कि सर मैं प्रिपरेशन कर रहा था और कई सारे मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, बट समहाउ मेरा सिलेक्शन फाइनली जो है नहीं हो पा रहा है, तो बस वो जर्नी जो है सर एक्सटेंड होती गई और इतना समय लग गया। देखो, वो उनको भी पता है कि मार्केट में जॉब्स की कंडीशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, तो वो सारी बातें समझ रहे हैं। वो इस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि आपका थोड़ा सा पेशेंस लेवल चेक कर सकें, कहीं आप ज़्यादा नर्वस तो नहीं हो रहे हैं या कहीं आप पैनिक तो नहीं हो रहे हैं, बस इस पॉइंट से पूछते हैं। उनको सब पता है कि जॉब का सिनेरियो क्या है, और आजकल तो डॉक्टरेट पीएचडी होल्डर भी जो है नॉर्मल जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, आप सबको पता है, न्यूज़पेपर्स में निकलता रहता है। तो ऐसी कोई छुपी बात नहीं, तो आपको घबराने की बात नहीं, ये सारे क्वेश्चन नॉर्मल हैं, किसी से भी पूछे जा सकते हैं, इनका रीज़न सिर्फ पेशेंस चेक करना है। पॉइंट नंबर 4, है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सीम्स यू आर कमिंग इन द रॉन्ग फील्ड एज यू टोल्ड यू आर इंजीनियर। अगर जो भाई इंजीनियर हैं तो उनसे तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर किसी ने और कोई हायर डिग्री ले रखी उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप जो है इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद आप जो है इस फील्ड में आ रहे हैं मार्केटिंग में, तो इसका रीज़न तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन एक आंसर इसका फ्रेम कर लीजिएगा। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं तो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि लिटिल नॉलेज अबाउट योर कंपनी, आप अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेना, आपकी कंपनी किस तरह का बिज़नेस करती है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए, और आपकी कंपनी में आपकी प्रोफाइल जो थी उस प्रोफाइल का क्या काम है, वो आप उस प्रोफाइल पे रह के कौन सा काम करते थे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। हॉबी में क्या बताना है कि यहाँ से आपका जो है इंटरव्यू टर्न हो सकता है, तो हॉबी में आपको जो है देखो, हॉबी ये सब इतने तरीके की हो सकती है, हमने लिखी, इनमें से आप कोई अब फ्रेम भी कर लीजिएगा, अगर किसी के पास कोई ना समझ में आ रहा हो कि हॉबी यार क्या लिखें, तो इनमें से कोई एक निकाल के फ्रेम कर लीजिएगा। बस कंडीशन ये याद रखिएगा कि जब भी हॉबी बताएंगे तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे कुछ बताएंगे उसी आपकी बताई हुई चीज़ से ही क्रॉस जो है क्वेश्चन वो लोग करेंगे, ठीक है। तो हॉबी जो है इन्हीं में से आप कोई सिलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर अदर कोई ऐसी सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको पसंद हो। तो हॉबीज़ कैन बी टीचिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स, रीडिंग, सिंगिंग, डांसिंग, क्रिकेट, राइटिंग, रनिंग, वॉचिंग मूवीज़, गेमिंग, या फिर मेरे एक दोस्त ने बताई थी अपनी स्किल जो है हॉबी की, राइडिंग, बाइक राइडिंग,
तो उसका भी इंटरव्यू काफ़ी जो है मतलब एक कैची है, हैबिट है ना, मतलब हॉबी है ये कि बाइक राइडिंग। तो उसका उससे बात हुई मेरी, तो उसने भी बताया कि जब मैंने ये बताई हॉबी अपनी राइडिंग, तो काफ़ी देर तक मेरा डिस्कशन उसी हॉबी पे चलता रहा। तो हॉबी आपकी जितनी कैची होगी ना, आपका इंटरव्यू जो है उसी के इर्द गिर्द काफ़ी आपका समय जो है वहाँ पे निकल जाएगा। तो ये समय अगर आपका वहीं पे निकल गया तो ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकता है। आपका काम आसान हो जाएगा और आपका इंटरव्यू ओवर हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो ये पॉइंट है। और आपकी जो भी हॉबी है ना, उसके जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ज़रूर इकट्ठी कर लीजिएगा, क्योंकि वो पूछा जाएगा जो भी आप बताएंगे। और जो पांचवा हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, मतलब फैमिली के बारे में भी पता होना चाहिए। पांचवा पॉइंट कि आपके पापा का प्रोफेशन क्या है, योर फादर्स प्रोफेशन, आपकी मम्मी का प्रोफेशन क्या है। ये चीज़ें जो है, अगर आपके पापा या मम्मी कोई गवर्नमेंट सर्विस में है तो किस गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं या करते हैं, इस बारे में लिटिल सी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने फैमिली मेंबर हैं, ये भी पूछा जा सकता है, पूछ सकते हैं मतलब। और जो चौथा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपके भैया या दीदी में से कोई, या जो भी बड़े या छोटे भाई बहन हैं आपके, उनमें से कोई ऐसा है जो बहुत अच्छी डिग्री कर रहा है, जैसे कि सीए है, एमबीबीएस है, या फिर आईआईटी से कुछ कर रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई बड़ी डिग्री वो लोग कर रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कि सपोज़ दैट अगर आपके बड़े भाई या बहन एमबीबीएस कर रहे हैं, तो एमबीबीएस कर रहे हैं तो एमबीबीएस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लीजिएगा। आपको जो है इंटरव्यू में जाने से पहले आपको लिटिल जो है इंश्योरेंस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बैंकिंग की लिटिल नॉलेज होनी चाहिए, मतलब वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि जैसे कि एलआईसी की पॉलिसीज़ होती, वो भी आपको इंश्योरेंस कवर भी देती हैं और साथ साथ में आपको जो है मैच्योरिटी भी देती हैं। तो और एलआईसी के जो मतलब सिंगल डिपॉजिट वाली स्कीम्स हैं, उनमें भी काफ़ी जो है वही अमाउंट आपको मिलता है मैच्योरिटी पे, जो अमाउंट आपको फ़िक्स डिपॉजिट बैंक में मिलता है। तो वहाँ पे पूछा जा सकता है कि फ़िक्स डिपॉजिट और ये एलआईसी की जो स्कीम्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो इस तरीके की क्वेश्चन अगर पुट होते हैं, अगर सपोज दैट, तो आपको लिटिल सब पता होना चाहिए कि यार फ़िक्स डिपॉजिट के बारे में क्या है, सेविंग अकाउंट के बारे में क्या है, और एलआईसी की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें क्या होता है। तो ये थोड़ी सी लिटिल सी इन्फॉर्मेशन, डीप में बिल्कुल नहीं जाना कि आप जो है कॉपी पेन किताब लेके बैठ जाएं और इनके सब के बारे में डीप में एनालिसिस करें। डीप में नहीं, सिर्फ ओरल इन्फॉर्मेशन चाहिए। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो पॉइंट है, वो ये है कि इंटरव्यू का पैनल है उसमें कोई एक मेंबर ऐसा होगा जो बार बार आपसे यही कहेगा कि ये जॉब बहुत टफ़ है, मार्केटिंग की जॉब है, इसको आप कैसे कर पाएंगे। तो जब ये पॉइंट बोला जाए तो आप इस चीज़ पे जो है राज़ी मत होइएगा, आप कहिएगा मैं कर लूँगा, मुझे आई नीड जॉब। मतलब आप बताइएगा, आप इतना वहाँ पे मतलब इनडायरेक्टली अपने आप को नीडी कर देना कि मतलब ऐसा लगे कि आपको जो है जॉब की बहुत ही ज़्यादा नीड है। मतलब ऐसा नहीं कि रोने ही लगो कि नहीं हमको तो चाहिए, वो वाली चीज़ नहीं। मतलब इनडायरेक्टली आप मतलब अपनी कंडीशंस ऐसी वहाँ पे शो कर दो कि सामने वाले को ये रियलाइज़ हो जाए कि ये कैंडिडेट जो है डिज़र्विंग कैंडिडेट है, इसको जॉब की सख्त नीड है। तो और इस पॉइंट पे हाँ मत करना, वो बोलेंगे कि टफ़ है, ये है, वो है, तो आप जो है सिंपली जो है आप कर लोगे। आप इस तरीके से आप वहाँ अपने आप को पुट अप करेंगे कि मैं ये जॉब कर लूँगा और मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, या फिर जो है मैं कैसे भी करके इस जॉब को जो है कर लूँगा। आपको यही इसी चीज़ पे वहाँ पे अड़े रहना है। अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इफ़ यू
देखो अगर, हाँ ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका डिवीज़न और आपका होम टाउन, मतलब आपने जहाँ से फॉर्म अप्लाई किया है और जहाँ के आप रहने वाले हैं, अगर ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, आपने अपने होम टाउन से नहीं अप्लाई करके कहीं और से अप्लाई किया है, तो क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल तैयार रहना कि ऐसा आपने क्यों किया। वहाँ पे पूछा जा सकता है, जाएगा ही, मतलब क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्योंकि अगर डिफरेंट हैं दो चीज़ें तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पूछेगा कि ये चीज़ क्यों है, तो वहाँ पे भी पूछा जा सकता। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिन्होंने ये काम किया है कि उनका डिवीज़न अलग है और उनका होम टाउन अलग है। पॉइंट नंबर 2, रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होता है। रोल ऑफ डेवलपमेंट ऑफिसर क्या होता है, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट ऑफिसर का जो रोल होता है, टू रिक्रूट एजेंट, टू ट्रेन एजेंट एंड प्रोक्योर बिजनेस थ्रू देम। तो ये बिल्कुल एकदम मेमोराइज कर लीजिएगा, यही डेवलपमेंट ऑफिसर का एक्चुअल में काम होता है। जो ऑन पेपर एलआईसी के डॉक्यूमेंट में जो गजट किया गया है, वो यही काम है डेवलपमेंट ऑफिसर का, टू रिक्रूट एजेंट, टू ट्रेन एजेंट एंड प्रोक्योर बिजनेस थ्रू देम, ये काम है। और एक क्वेश्चन जो आपसे बार बार पूछा जाएगा कि आप, मतलब 10 में से 6 लोगों से ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि आपका फ्रेंड सर्किल कितना बड़ा है, मतलब आपके कितने फ्रेंड हैं। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं ये पता, आपका फ्रेंड सर्किल जितना बड़ा होगा, इनडायरेक्टली उससे ये भी तो क्लियर हो रहा है कि आप लोगों से उतना मिलना पसंद करते हैं, आपको दोस्त बनाना पसंद है। मतलब आप मार्केटिंग की तरफ जो है, अगर आपको जो है सिखाया जाए तो आप मार्केटिंग की तरफ जो है चले जाएंगे, आप उसे सीख पाएंगे इनडायरेक्टली, इसका ये मतलब होता है। इसलिए वो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका फ्रेंड सर्किल कितना बड़ा है, या फिर आपके कितने फ्रेंड हैं, ये पूछेंगे आपसे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब ये क्वेश्चन पूछें तो आप में से जिनको जॉब चाहिए, उनके भले से मतलब 2 4 10 ही फ्रेंड हो, तो आप यही बताइएगा कि हमारे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि मुझे नए नए लोगों से मिलना पसंद है, मुझे नए नए लोगों के साथ जो है बातें करना पसंद है, उनको जानना पसंद है। तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं। पॉइंट नंबर 4, 2 तरीके के लोग वहाँ पे इंटरव्यू में पहुँचेंगे। एक तो वो जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, 27-28 साल प्लस, और एक वो जो बिल्कुल अभी यंग हैं, 23 साल प्लस, 24 साल, 25 साल, ठीक है। तो ऐसे लोगों में जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई, ये तो टारगेट एरिया है एलआईसी का। वो तो चाहते हैं कि हमारे पास ऐसे कैंडिडेट आएँ जो रुक जाएँ एलआईसी एडीओ में। मतलब चूँकि आप से कुछ छुपा नहीं, आपको सारी बातें पता हैं कि एलआईसी एडीओ ऐसी जॉब है जिसमें मतलब रेजिग्नेशन सबसे ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे बता रखी हैं, और धीरे धीरे करके जो भी ऐसा लगेगा कि नीड है आपको बताना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्लोज़ कर ही देता हूँ। टारगेट का सीन इसमें रहता है, लाइक इसमें मार्केटिंग का एक जो प्रेशर रहता है, ये सारी बातें मिला के मतलब ओवरऑल सब लोगों को यही लगता है कि हमको जो है एक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिले, एडमिन पोस्ट मिले। तो इसलिए इसमें इस जॉब में रेजिग्नेशन ज़्यादा होते, तो वो उनका ये मेन मोटो रहता है कि हमको टारगेट जिनकी एज ज़्यादा है उनको करना। क्योंकि एज ज़्यादा मतलब कि उनके पास अब अपॉर्चुनिटी कम मतलब वो दूसरे एग्ज़ाम दे नहीं सकते, दूसरे एग्ज़ाम जब दे ही नहीं सकते तो उनको रिक्रूट करेंगे आप, तो वो वहाँ पे रुक जाएंगे। ये एलआईसी का मोटो है, ठीक है। इस तरीके से मतलब एलआईसी इस तरीके से सोचती, उनकी थिंकिंग ये। तो अब आपको क्या करना, तो वो सोच रहे हैं, अब ये चीज़ आपको पता ही हो गई कि उनका मतलब इस तरीके का प्रोसेस है थिंकिंग का। तो जब वो बोलेंगे आपसे कि आपके पास बहुत ही लेस अपॉर्चुनिटी बची हैं, तो आप जो है हाँ में हाँ मिलाइए, यस सर हमारे पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी बची हैं और मुझे अब बिल्कुल कैसे न कैसे जॉब चाहिए, अदरवाइज़ 30 के बाद जो है मेरी एज ख़त्म हो जाएगी और फिर मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं बचेंगी। तो इस तरीके की चीज़ें आपसे पूछे जाएंगी।
और जिनकी एज कम है, जो अभी बहुत मतलब 23 साल 24 साल के हैं, उनसे पूछा जाएगा क्वेश्चन जो निकल के आएगा, यू आर वेरी यंग, यू हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़ अहेड, वाई आई हायर यू। क्योंकि आप छोटे हो ना, आपको भाई आपके पास तो बहुत सारी अभी अपॉर्चुनिटी, अगर आपको कंपनी हायर कर रही है तो आप रिज़ाइन भी तो कर दोगे अगर आपकी दूसरी जॉब लगेगी। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पुट होगा कि वाई आई हायर यू। और जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है उनसे भी मैं यही कहूँगा कि इस क्वेश्चन का जवाब जो है उनके पास भी होना चाहिए। अगर वो पूछते हैं तो आपके पास इसका एक सॉलिड आंसर होना चाहिए जो आप बता सकें। पहले से इसका आंसर फ्रेम करके रखिए। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, आपकी स्टडी कैसे हेल्प करेगी मार्केटिंग की जॉब में। तो ये पॉइंट आप जो है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आप कॉमर्स से हैं, आप आर्ट्स से हैं, तो पूछा जा सकता है कि आपकी स्टडी कैसे इस जॉब में हेल्प करेगी। तो इसका आंसर जो है आप गूगल से या फिर अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में 2-3 लाइंस में तैयार कर लीजिएगा। अभी बहुत समय है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप एक पेपर पे नोट कर लीजिएगा और इनको जो है एकदम तैयार कर लीजिएगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप तैयार कर लेंगे तो बस 99% क्वेश्चन इसी एक वीडियो से आपको मिलेंगे। इन्हीं सबको आप तैयार कर लीजिएगा, यही सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पूछी जाएगी। ठीक। और अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ लाइफ इंश्योरेंस, ये आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ जनरल इंश्योरेंस, LIC के प्रोडक्ट्स के नेम आपको पता होने चाहिए। मतलब एक तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि LIC के 4-5 जो है प्रोडक्ट्स के नाम बताइए, और या फिर इनडायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है कि LIC में जो पेंशन प्लान है उसका क्या नेम है, LIC का होल लाइफ प्लान क्या है, LIC के मनी बैक प्लान का क्या नाम है, LIC की हेल्थ पॉलिसी का क्या नाम है। तो ये नाम, उनका जो नाम है, मतलब उनका नाम सब हर एक पॉलिसी का ना, जैसे जीवन आनंद, जीवन उमंग, तो ये सारे जो नाम हैं, ये नाम आपको पता होना चाहिए कि जैसे वो पूछ लें कि LIC के पेंशन प्लान का क्या नाम है तो आप बता सको। अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ टर्म इंश्योरेंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन प्योर इंश्योरेंस एंड प्योर इन्वेस्टमेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्योर इंश्योरेंस और प्योर इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। जो कि मतलब एक तो प्योर इंश्योरेंस होता है जिस चीज़ को टर्म इंश्योरेंस बोला जाता है, टर्म इंश्योरेंस में मैच्योरिटी नहीं मिलती लेकिन वो प्योर इंश्योरेंस होता, और एक होता प्योर इन्वेस्टमेंट जिसमें इंश्योरेंस नहीं होता, सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता। तो इस चीज़ को आप जो है एक बार सर्च करके प्रॉपर जो है बताने के तरीके से 2-3 लाइंस का आंसर तैयार कर लीजिएगा। व्हाट इज़ री इंश्योरेंस, ये भी जो है इम्पॉर्टेंट है। और वाई आई हायर यू, ये क्वेश्चन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, जिनकी एज कम है या ज़्यादा है, सबको ये क्वेश्चन तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 13, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये चीज़ आप तैयार कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आप अपनी जब भी वीकनेस बताएंगे, ऐसी वीकनेस बताएंगे जिसका इम्पैक्ट इंटरव्यूअर पर निगेटिव ना पड़े। ठीक, ऐसी चीज़ बतानी है। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आप जो है एक बार जो है तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, वो अगर आपका गैप 4 साल है या फिर आपका जो भी गैप है, गैप पे क्वेश्चन पुटअप होगा, आपको रेडी रहना है इस चीज़ के लिए और एक प्रॉपर आंसर इसका फ्रेम कर लीजिएगा, बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये है कि हाउ यू रिक्रूट एजेंट्स। इस चीज़ के बारे में आपको मैं एक थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ कि अगर आपके आसपास कोई सेल्स का पर्सन हो या फिर कोई इंश्योरेंस एजेंट हो, तो मैं ये कहूँगा कि जब आपका इंटरव्यू लगेगा तो उससे 2-3 दिन पहले जो है मुलाकात कर लीजिए, उससे मिल लीजिए, तो आपको थोड़ा सा नॉलेज इस चीज़ में दे देगा। और बाकी मैं तो हूँ ही, मुझसे जो भी आप लोग पूछेंगे वो चीज़ मैं एक एक बताता रहूँगा बीच बीच में। तो ये पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर एंडोमेंट प्लान्स, ये चीज़ को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मैनी मोर इंटरव्यूज़ यू हैव गिवन बिफोर दिस। तो ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों से पूछा जाएगा, क्योंकि बस वो यही चाह रहे हैं कि सामने वाला कहीं इतना तो तेज़ नहीं है कि वो जो है उसका दूसरी जगह हो जाएगा तो वो चला जाएगा। क्योंकि ये तो पता ही है ना कि LIC ADO में
जो है रेजिग्नेशन सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उनको भी ये चीज़ पता है, तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं कि कहीं आपने और भी तो नहीं दिए, या फिर जो है आपका कहीं किसी और में भी तो सिलेक्शन नहीं हो चुका है और आप जो है LIC ADO में अभी आ गए हैं, चूँकि आपकी उधर ज्वाइनिंग नहीं हुई। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। और क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ यू क्लियर अदर एग्ज़ाम्स लाइक बैंक PO LIC असिस्टेंट देन वुड यू ड्रॉप दिस जॉब। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपका दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आप इस जॉब को ड्रॉप कर देंगे। तो आप अब इस चीज़ का आंसर जो है फ्रेम कर लीजिएगा कि आपको क्या बताना है। मैं तो यही कहूँगा ऑनेस्टली आप आंसर दीजिएगा, जो भी आपका इंटेंशन है। जिनको मार्केटिंग पसंद है तो वो लोग बोलिएगा मैं नहीं ड्रॉप करूँगा, क्योंकि मुझे इसी तरीके की जॉब पसंद है, मुझे टीम वर्क करना पसंद है, मुझे नए नए लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है, जो कि ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ LIC डेवलपमेंट ऑफिसर प्रोफाइल में ही प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये एक चीज़ आप बता सकते हैं जिनको मार्केटिंग पसंद, और जिनको मार्केटिंग नहीं पसंद वो आप जो है सिंपली ऑनेस्टली बता दीजिएगा अपने हिसाब से कि यस सर, अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं जो है रिज़ाइन कर दूंगा। क्योंकि जब मुझसे उन्होंने पूछा था कि आपको डेस्क जॉब और आपको मार्केटिंग जॉब में कौन सी जॉब पसंद है, तो मैंने ऑनेस्टली उनसे बता दिया था कि मुझे डेस्क जॉब ही पसंद है, लेकिन अभी मेरे पास जॉब नहीं है, इसलिए सर अभी की जो मेरी सिचुएशन है उस अकॉर्डिंग मुझे अभी जॉब की नीड है, और बस अभी मुझे जॉब चाहिए एनी हाउ। तो ये चीज़ मैंने ऑनेस्टली बता दी थी, लेकिन शायद मेरे मेंस में मार्क्स ज़्यादा रहे होंगे या फिर इंटरव्यू में जो भी रहा हो, क्योंकि मैंने अपना स्कोर कार्ड तो देखा नहीं, तो मेरा उसमें क्लियर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19, LIC के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जोनल ऑफिसेस कितने हैं, और LIC के का जो है एक क्वेश्चन ये बनता है LIC का फाउंडेशन ईयर हाँ क्या है। तो ये चीज़ इस तरीके की जो मेजर इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने इंश्योरेंस अवेयरनेस में पढ़ चुकी हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा कि इंटरव्यू में जाने से पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, उस वीडियो को पूरा एक बार फिर से देख डालिएगा। और अगर LIC का बॉन्ड पेपर आपके पास पड़ा हो तो उस बॉन्ड पेपर को रीड कर लीजिएगा, उसमें भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई। तो इससे होगा ये कि इंश्योरेंस के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से उनका रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, इनका आंसर आपको फ्रेम कर लेना अभी से। अभी मैंने पहले इसलिए बता दिया ताकि अभी काफ़ी समय है, आप लोग थोड़ा थोड़ा भी फ्रेम करेंगे इनका आंसर्स तो आपका जो है तैयार हो जाएगा ईज़िली। और एक क्वेश्चन और ये है कि जब आप में से बहुत सारे लोग जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे ना, तो जो इंटरव्यूवर्स का पैनल होता उनको बीच बीच में चाय पानी नाश्ता ये मिला करता। तो जिस कैंडिडेट के टर्न पे उनका जो है इस तरीके का टाइम होगा कि मतलब चाय पीने का उनका टाइम है और आपका टर्न आने वाला है, तो आप मे बी कि अंदर चले जाएं, आपका टर्न आ गया और उनके पास चाय पानी या फिर बादाम का जो इस तरीके की चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको ऑफ़र करेंगे। वो जिसके टर्न पे इस तरीके की सिचुएशन होगी वो उसको ऑफ़र करेंगे कि आप भी चाय पी लीजिए, आप भी बादाम खा लीजिए या काजू खा लीजिएगा। तो जब वो ऑफ़र करें तो आप जो है उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उसको खा पी लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हमारे एक दो मित्र हैं उन्होंने ऐसा किया था तो उनका सिलेक्शन भी हुआ था, तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बाकी और किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा। और बस यही चीज़ें थी। बाय बाय, थैंक यू।